स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों का एक पार्ट बनाया था। अगर अभी तक आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कल्पना, चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, वैयक्तिक भिन्नता के कारक कौन कौन से हैं? तो वैयक्तिक भिन्नता के कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु, बुद्धि, लिंग भेद। तो फ्रेंड्स, वैयक्तिक भिन्नता यानी कि हम लोगों में जो हम डिफरेंट गुण पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं? वंशानुक्रम यानी कि जो गुण हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं वो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। वातावरण, हमारे आसपास का परिवेश। और जाति प्रजाति व देश यानी कि हमारी जाति प्रजाति, हम अलग अलग देश में सब अलग अलग कल्चर होते हैं, इसलिए भी हमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। आयु और बुद्धि भी हमें वैयक्तिक भिन्नता का कारण है। और लिंग भेद। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, कल्पना की बात करें तो कल्पना क्या होती है? जब हमारे सामने कोई वस्तु या इंसान उपस्थित नहीं होता तो हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में लेकर आते हैं, जो विचार करते हैं अपने मन में, उसे ही हम क्या कहते हैं? कल्पना कहते हैं। कल्पना से क्या होता है? कल्पना में पुराने हमारे जो भी अनुभव हैं उन्हीं के आधार पे हम विचारों की नई इमारत खड़ी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कल्पना का क्या अर्थ है। कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों यानी कि जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं, जो हमने सब कुछ अनुभव किया होता है अपनी लाइफ में, अनुभवों पर आधारित वह प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह सृजनात्मक भी हो। तो फ्रेंड्स, कल्पना बालक को उसकी अनुभव की सीमा से आगे सोचने की क्षमता प्रदान करती है। वो जो उसके पुराने विचार होते हैं उन्हीं के आधार पे वो नई इमारत खड़ी कर देती है। और कल्पना से क्या होता है? कल्पना से बालक की रचनात्मक शक्तियों का भी विकास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना के प्रकार बताइए। तो कल्पना के प्रकार हैं सृजनात्मक कल्पना, आदानात्मक कल्पना, कार्य साधक कल्पना और चौथी है रसात्मक कल्पना। तो कल्पना कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चिंतन का अर्थ बताइए। तो चिंतन का अर्थ होता है सोचना या विचार करना। तो चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, चिंतन क्या होता है? जब हमारी लाइफ में कोई समस्या या कठिनाई आ जाती है तो उसके समाधान के हेतु हम अलग अलग प्रकार के उपाय सोचते हैं। तो यही उपाय सोचना ही क्या होता है? यही उपाय सोचना ही चिंतन कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के उपकरण या साधन कौन कौन से हैं? तो चिंतन के उपकरण या साधन है प्रतिमाएं, प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा और चिंतन। तो चिंतन क्या क्या होते हैं? चिंतन किसके थ्रू सोचे जाते हैं? प्रतिमाएं यानी कि कुछ अपने दिमाग में प्रतिमा बनाकर, प्रत्यय यानी कोई छवि बनाकर, प्रतीक चिन्ह बनाकर, भाषा और चिंतन के द्वारा। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के प्रकार बताइए। तो चिंतन 4 प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष चिंतन, दूसरा कल्पनात्मक चिंतन, तीसरा प्रत्यात्मक चिंतन और चौथा तार्किक चिंतन। अब प्रत्यक्ष चिंतन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उस चीज़ का चिंतन होता है जो प्रत्यक्ष होती है, यानी कि जो चीज़ सामने होती है उसी के बारे में चिंतन करना कहलाता है प्रत्यक्ष चिंतन। दूसरा है कल्पनात्मक चिंतन। तो इसमें क्या होता है? कल्पनात्मक चिंतन में सामने ना होते हुए भी उस बारे में सोचना और चिंतन करना ही कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि बालक कल्पना करना सीख जाता है, यानी कि उसकी कल्पनात्मक शक्ति का विकास होता है। तीसरा होता है प्रत्यात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा उच्च प्रकार का चिंतन होता है। इसमें बालक में प्रत्यय का निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्रत्यय का मतलब होता है छवि का बनना।
बालक में जितना ज़्यादा प्रत्यय बनेंगे उतना ही ज़्यादा उसमें प्रत्यात्मक चिंतन का विकास होगा। जैसे बालक किसी जानवर या वस्तु को देखकर उसका चित्र दिमाग में बनाना सीख जाता है, तो ऐसा ही चिंतन कहलाता है प्रत्यात्मक चिंतन। चौथा है तार्किक चिंतन। इसमें क्या होता है, यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन है। इस प्रकार का चिंतन हर बालक नहीं कर पाता। इसमें कई सिद्धांतों या तर्कों के आधार पर चिंतन किया जाता है। इस प्रकार का चिंतन मोस्टली जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वही करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क का अर्थ बताइए। तो तर्क मतलब लॉजिक। तो तर्क वह प्रक्रिया है जो उपस्थित समस्या के लिए उपयुक्त हल प्रस्तुत करते हैं ताकि समस्या का हल शीघ्र हो जाए। यानी कि अपनी किसी कही हुई बात की पुष्टि करने के लिए जो दलील या कारण दिए जाते हैं वही तर्क कहलाते हैं। तर्क क्या होता है, ये चिंतन का ही एक विकसित रूप होता है। यानी चिंतन के द्वारा जो परिणाम निकल कर आता है वही तर्क कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तर्क की परिभाषा कीजिए। तो गैरेट के अनुसार मन में उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना यही तर्क कहलाता है। यानी मन में किसी उद्देश्य को रखकर उसके बारे में क्रम में सोचना, यही चिंतन करना तर्क कहलाता है। अब नेक्स्ट है, तर्क के प्रकार बताइए। तो तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आगमन तर्क और दूसरा होता है निगमन तर्क। तो फ्रेंड्स, आगमन तर्क में क्या होता है, इसमें उदाहरण के द्वारा जब किसी तर्क की उत्पत्ति की जाती है वही तर्क आगमन तर्क कहलाता है। अब दूसरा है निगमन तर्क। जब किसी समस्या का समाधान या उससे पूर्व अनुभवों के आधार पर या ज्ञान के आधार पर जब किसी तर्क का निर्माण करते हैं, लेकिन उस तर्क का निर्माण नियम के द्वारा हुआ हो, वही निगमनात्मक तर्क कहलाता है या निगमन तर्क कहलाता है। यानी निगमन तर्क में क्या होता है, किसी समस्या का समाधान पूर्व अनुभवों के आधार पर या ज्ञान के आधार पर हुआ हो, लेकिन उसमें तर्क का निर्माण नियम के द्वारा हुआ हो। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो वंशानुक्रम क्या होता है, माता पिता की विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। यानी कि जो गुण हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं उन्हीं को हम वंशानुक्रम कहते हैं। वातावरण से क्या अभिप्राय है, तो व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव के जीवन व व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी कि वातावरण पर्यावरण से अलग नहीं होता है। पर्यावरण भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए होता है और वातावरण क्या होता है, ये पर्यावरण का ही पर्याय है। यानी कि पर्यायवाची, यानी कि सेम है। वातावरण और पर्यावरण दोनों सेम होते हैं। ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को परिभाषित कीजिए। तो रॉश के शब्दों में वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार से आपका क्या अभिप्राय है। जब एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य व्यापक स्तर पर करता है तब वह क्रिया जनसंचार कहलाती है। यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या किसी एक से कई व्यक्तियों को कोई जानकारी या ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। जैसे कि कहीं खड़े होकर भाषण देना, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की सहायता से जनसंचार किया जाता है आजकल। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो जनसंचार के माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन और कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का आशय स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। जब कोई छोटा बालक, जैसे हम सीखने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब कोई छोटा बालक है
वो किसी जलती हुई दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है। अब वह दोबारा कभी किसी भी जलती हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वह जानता है कि वो उसको छुएगा तो उसको चोट लग सकती है, उसको नुकसान पहुंचेगा। यानी कि अब वह सीख चुका है। तो इसी नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही सीखने की प्रक्रिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम या सीखने के नियम बताइए। तो अधिगम के नियम हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और परिणाम का नियम। फ्रेंड्स, सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए थे? ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ क्या है? तो सूझ क्या होती है? सोचने समझने की शक्ति या हमारी समझदारी, वही सूझ होती है। तो वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तात्कालिक ज्ञान, यही सूझ कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि का शिक्षा में क्या महत्व है? तो यह रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होती है। इसमें तर्क, कल्पना तथा चिंतन शक्ति का विकास होता है और यह विज्ञान और गणित शिक्षा में बहुत उपयोगी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन बातों पर विशेष बल दिया है? तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में अनुकूलन, दूसरा साम्य साधारण, तीसरा संरक्षण, चौथा संज्ञानात्मक संरचना और पांचवा मानसिक क्रिया पर विशेष बल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सीखने के सिद्धांत की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो सीखने के सिद्धांत की दो विशेषताएं हैं, सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है, दूसरा सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकताएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत की दो विशेषताएं बताइए। तो ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत की दो विशेषताएं हैं, ब्रूनर का सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। दूसरा है, ब्रूनर का सिद्धांत बालक के पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु के समन्वय में नए अनुकूलन वातावरण तैयार करने पर भी बल देता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र का आशय स्पष्ट कीजिए। तो सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। यानी यदि हम सीखने की गति को एक ग्राफ पेपर पे उतारें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने का वक्र सीखने में होने वाली प्रोग्रेस को बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ रुके थे, कहाँ ज़्यादा प्रोग्रेस करी। तो इसके लिए सीखने का वक्र आवश्यक होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है? तो जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसी को सीखने का वक्र कहते हैं। यानी जब कोई हम एक कार्य पहले से जानते हैं, उसी के थ्रू हम दूसरा नया कार्य करना भी सीख जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं सीखने का स्थानांतरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण के प्रकार बताइए। तो अधिगम साधारण स्थानांतरण मुख्यतः सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार का होता है। यानी स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरण का महत्व क्या है? तो स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का अर्थ बताइए। तो अभिप्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा क्या होती है? जैसे जब हम किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर से एक इच्छा उत्पन्न होती है कि इसे हमारे अंदर एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जो हमारी प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है, अर्थात उस वस्तु को पाने की चाह उत्पन्न करती है। तो यही प्रेरणा होती है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। तो गुड के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट,
अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए। तो अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं और दूसरी कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो प्राकृतिक होती है जो नेचुरली हमारे अंदर होती है किसी चीज़ को चाहने के लिए, और कृत्रिम जब हम किसी को देखकर, जब कोई हमें उत्साहित करता है उसे देखकर हमारे अंदर अगर हम प्रेरित होते हैं तो उसको बोलते हैं कृत्रिम अभिप्रेरणा, और जो अपने आप होती है वो प्राकृतिक। नेक्स्ट है ध्यान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान को समझते हैं, ध्यान क्या होता है? किसी भी वस्तु या विषय के बारे में मन को एकाग्र करके सोचना, यही ध्यान कहलाता है। यानी ध्यान के अंतर्गत मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न ना हो। यानी कि मन को नियंत्रित करना सिखाता है, वही होता है ध्यान यानी मेडिटेशन। नेक्स्ट है ध्यान को परिभाषित कीजिए। तो डम्बल के अनुसार किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान या अवधान कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान के प्रकार बताइए। तो ध्यान दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। यानी हम अपनी इच्छा से किसी में ध्यान लगाएं तो वह ऐच्छिक, और कोई हमसे ज़बरदस्ती ध्यान लगवाए किसी चीज़ में वो अनैच्छिक। जैसे कभी कभी बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन टीचर डांटता है कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, तो वो होता है अनैच्छिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुचि क्या है? तो सामान्यतः रुचि का तात्पर्य हमारी पसंद से होता है। जब जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसमें हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। यही हमारे मानसिक अनुभवों से संबंध रखने वाला एक प्रेरक है। फ्रेंड्स, रुचि क्या होती है? रुचि का तात्पर्य किससे होता है? हमारी पसंद से होता है। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है उसी पर हमारा ध्यान होता है, और जिस पे हम ध्यान देते हैं उसी वस्तु में हमारी रुचि होती है। यानी कि रुचि और ध्यान एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, रुचि को परिभाषित कीजिए। तो रॉस के अनुसार जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसी के प्रति हमारी रुचि होती है। जो वस्तु हमारे साथ अत्यधिक संबंधित होती है उसी के प्रति हमारे अंदर रुचि होती है। और फ्रेंड्स, अगर रुचियों के प्रकार की बात करें तो रुचि दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात और दूसरी होती है अर्जित। जन्मजात जो हमें जन्म से ही हमारे माता पिता से हमें जो मिलती है वही होती है जन्मजात, और दूसरी होती है अर्जित, जो हम बड़े होकर हम किसी चीज़ को देखकर उसमें रुचि लेते हैं, वह होती है अर्जित रुचि। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।